गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पुनः आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह आज एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि इस समय लगातार टीईटी पीईटी के कंपटीशन के लिए बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ जीआईसी की भी वैकेंसी आ गई है, नेट की एग्जाम आ गई है, डील कॉलेज की वैकेंसी आने वाली है, बिहार डिग्री कॉलेज की एग्जाम वैकेंसी निकली हुई है। बच्चे लगातार कंटिन्यू तैयारी में लगे हुए हैं। आज उसी से संबंधित मैं जो टॉपिक लेके आप लोगों के बीच में आया हूं वो टॉपिक का नाम है किन्स का रोजगार सिद्धांत, किन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द फ्रेंड्स, किन्स ने इस सिद्धांत को लाने का श्रेय तब जाता है जब पहली बार 1776 में एडम स्मिथ ने एन इंक्वायरी द नेचर एंड कॉजेज द वेल्थ ऑफ नेशंस जब एक अपनी टॉपिक लाया तो सारी दुनिया में हाहाकार मच गई और उन्होंने कहा कि ऐसा धन का विज्ञान है, वो धन का विज्ञान से संबंधित जब निबंध आया तो सारी दुनिया में हाहाकार मच गई। सो फ्रेंड्स, कई वर्षों तक उस पर रिसर्च चलते रहा और एट लास्ट उस सिद्धांत में परिवर्तन करते हुए, उस क्लासिकल सिद्धांत को परिवर्तन करते हुए प्रोफेसर किन्स ने 1936 में एक अपनी प्रसिद्ध लेख निबंध लाया, पुस्तक लाया, जिसका नाम था समान सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये ला करके इन्होंने उन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की विचारधारा को कटु आलोचना ही नहीं की, बल्कि यह साबित करने का श्रेय दिया। यह साबित किया इस सिद्धांत में कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत न तो व्यवहारिक है और न ही वास्तविक है, यानी उनकी सिद्धांत अवास्तविक और अव्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है। इसलिए उन्होंने उन मान्यताओं को कटु आलोचना करते हुए किन्स ने 1936 में समान रोजगार का सिद्धांत देने का श्रेय किया और उन्होंने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से रोजगार का सिद्धांत, इन्होंने कहा कि प्रभावपूर्ण मांग की विचारधारा ही उसे डिटरमाइन करते, निर्धारित करती है। सो फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी विचारधारा में यह बताने का प्रयास किया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, एनी इकोनॉमी, रोजगार को निर्धारण करने के लिए समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा एम्प्लॉयमेंट का निर्धारण द्वारा रोजगार का निर्धारण किया जाता है। और इन्होंने कहा, किन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में 1936 में कहा कि सबसे पहले रोजगार तथा आय के निर्धारण के संबंध में इन्होंने क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक सिद्धांत देने का श्रेय जाता है इनका। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्रमबद्धता और वैज्ञानिक पद्धति को समाहित करने का श्रेय दिया और अपने सिद्धांत में इन्होंने उन तथ्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जो किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार को प्रभावित करते हैं। सो फ्रेंड, इसीलिए किन्स ने अपने सिद्धांत को समान सिद्धांत कहा है, जनरल एम्प्लॉयमेंट जनरल थ्योरी के नाम से बताया है। और इनका विचारधारा उन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के ऊपर, अर्थशास्त्रियों के जो विचारधारा उस पर एक कटु आलोचना थी और एक कड़वा सत्य है। सो फ्रेंड्स, इन्होंने रोजगार के सिद्धांत में कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर को विशेष रूप से दो शक्तियां हैं, देयर आर टू मेन पावरफुल पावर होती है जिसके द्वारा रोजगार का निर्धारण होता है, जिसमें मैंने पहला बताया समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड एंड समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई को बताया और कहा कि इन दो
किन्स ने कहा कि इन दो शक्तियों के द्वारा ही रोजगार का निर्धारण होता है, समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन। समग्र मांग फलन किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार को यानी रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए एग्रीगेट डिमांड की आवश्यकता होती है, नीड होती है। जब तक एग्रीगेट डिमांड नहीं होगी तब तक रोजगार नहीं हो सकता है। और उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर रोजगार का निर्धारण होता है। और उन्होंने कहा कि यदि कोई भी किसी भी अर्थव्यवस्था में नियोक्ता व्यष्टि लेवल पर एक साथ से रोजगार देते समय रोजगार तब तक देता जाएगा या तब तक रोजगार पर लोगों को, श्रमिकों को लगाएगा जब तक कि उस उत्पादन में उस वस्तुओं को लगने वाली लागत के बराबर जब तक आय प्राप्त होती रहेगी तब तक रोजगार दी जाएगी। एंड दैट सेम, इसी तरह से इन्होंने बताया कि और रोजगार तब तक समग्र पूर्ति भी उसी तरह से लागू होती रहेगी, पूर्ति होती रहेगी जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो और यह तब तक जारी रहेगी और रोजगार लगा देते रहेगा। रोजगार पर लोगों को, श्रमिकों को रोजगार दिया जाता रहेगा। इसमें कोई भी नियोक्ता में किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में अनैच्छिक बेरोजगारी कभी नहीं आएगी और एक उत्पादक वर्ग सदैव तब तक रोजगार देता रहेगा जब तक प्रभावपूर्ण मांग जारी रहेगी। इसलिए समग्र मांग कम होने की स्थिति में यह बताया गया है कि जब समग्र मांग कम हो जाएगी तो एक नियोक्ता रोजगार नहीं देगा, रोजगार कम हो जाएगी। इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार को बनाए रखने के लिए प्रभावपूर्ण मांग का होना जरूरी है। और इसीलिए किन्स ने अपने इस सिद्धांत को रोजगार तथा उत्पादन का सिद्धांत कहा है। और इन्होंने कहा कि रोजगार का निर्धारण या संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगे। समग्र मांग समग्र पूर्ति जहां पर एक दूसरे के बराबर होंगे वहीं पर रोजगार का निर्धारण होगा। अच्छा, मांग वक्र के उस स्तर को जहां समग्र मांग मूल्य समग्र पूर्ति मूल्य के बराबर हो, दैट इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड, उसे ही इन्होंने प्रभावपूर्ण नाम कहा है या संज्ञा दिया है। सो फ्रेंड्स, इन्होंने समग्र मांग फलन को इन्होंने एक चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और इन्होंने कहा है, सबसे पहले मैं देखकर इस फिगर को दिखा रहा हूं, ओएक्स अक्ष पर रोजगार के स्तर को दर्शाया गया है, जबकि ओवाई अक्ष पर समग्र मांग मूल्य या समग्र पूर्ति को मूल्य को दर्शाया गया है। चित्र में एडी एग्रीगेट डिमांड कर्व है, एडी एग्रीगेट डिमांड कर्व है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? एग्रीगेट डिमांड कर्व है। OL1, OL2, OL3, OL4 ये रोजगार का स्तर है। लागत जैसे जैसे देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ जा रहा है और लागत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन लागत जिस घटती हुई क्रम से बढ़ती हुई जा रही है, लागत मांग मूल्य और रोजगार का स्तर बढ़ता चला जाएगा। एग्रीगेट डिमांड मांग उठती चली जा रही है लेकिन कम होती हुई, जैसे पहले OL की स्थिति में OL रोजगार के स्तर पर मूल X1 L1 है, आगे बढ़ा रोजगार का स्तर OL2 X2 बढ़ा, लेकिन घटती हुई क्रम से बढ़ते हुए घटती हुई क्रम से बढ़ रही है। OL3 X3 L3 और X4 L4 यह दिखाता हुआ कि रोजगार का स्तर बढ़ता जाएगा और एक नियोक्ता तब तक रोजगार देता जाएगा जब तक प्रभावपूर्ण मांग जारी रहेगी। प्रभावपूर्ण मांग जब तक रहेगी तब तक मांग होता रहेगा, एक नियोक्ता रोजगार को लगातार देता जाएगा।
यानी रोजगार पर लोगों को काम देता रहेगा। सो फ्रेंड्स, इन्होंने इस सिद्धांत को डिमांड डिफिशिएंसी और के नाम से भी बताया है। और मित्र ने कहा कि इस सिद्धांत को इन्होंने डिमांड डिफिशिएंसी थ्योरी कहा है। वो इसलिए कहा है, इनका कहा कि अब हम इसे समग्र मांग मूल तथा समग्र पूर्ति मूल की व्याख्या के आधार पर इससे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जबकि ये दूसरा है सेकंड पॉइंट जो इन्होंने बोला, पावर बोला कि किसी भी रोजगार अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर को बनाए रखने के लिए जो दो पावर उन्होंने बताया, उसमें सेकंड पावर से उन्हें पावरफुल बोला समग्र पूर्ति फलन, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। एग्रीगेट सप्लाई, जब तक एग्रीगेट सप्लाई, मांग और सप्लाई जब तक नहीं होगी किसी भी अर्थव्यवस्था में, तब तक उस अर्थव्यवस्था का स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इन्होंने अभी इन्होंने बताया था कि जिसमें OL1, OL2, OL3, OL4 विभिन्न रोजगार का स्तर था, समग्र मांग L1 X1, L2 X2, L3 X2 या L1 है, जो एक रेखा चित्र को द्वारा स्पष्ट किया जाए। और जब ये रेखा चित्र में प्राप्त होकर जिसे ही समग्र मांग वक्र या मांग फलन कहते हैं। दैट इज सेम यहाँ भी समग्र पूर्ति फलन के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। चित्र में AS जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, OS जो है वो सप्लाई कर्व है या एग्रीगेट समग्र पूर्ति वक्र है। OX अक्ष पर इन्होंने OX अक्ष या AX अक्ष, इसको बोलते हैं, X अक्ष पर रोजगार के स्तर को दर्शाया गया है। OY है समग्र पूर्ति फलन को दर्शाया गया है। फ्रेंड्स, ये चित्र में AS ये बढ़ती स्थिति से जाता है, लेकिन एक समय आने के बाद क्या होता है, यह Y एक्सिस का पैरेलल हो जाता है, समानांतर हो जाता है। सो फ्रेंड्स, रोजगार का स्तर जब देखते हैं कि जैसे जैसे आगे रोजगार का स्तर बढ़ता जाता है, सप्लाई पूर्ति कर भी बढ़ता चला जाता है। इस स्थिति में जब OL1 रोजगार का स्तर है तो पूर्ति S1 L1 हो रहा है, फिर रोजगार का स्तर बढ़ा तो पूर्ति बढ़ के और हो गया S2 L2 हो गया, एंड एज यूजुअल ऐसे बढ़ते बढ़ते यस रोजगार का स्तर जब OLS पहुंचता है, 6 पहुंचता है तो यहाँ पर क्या होता है, यानी कि S रेखा S6 पर आकर के क्या होता है, वो X एक्सिस Y एक्सिस का क्या होता है, वो समानांतर होता है, लंब अक्ष बन जाता है, लंब के समानांतर हो जाता है। अर्थात ये बता रहा है कि OL1, OL2, OL3, OL1 रोजगार के विभिन्न स्तर है जो कि समग्र पूर्ति मूल से क्रमशः संबंधित है। यानी समग्र पूर्ति मूल क्या है, L1 S1, L2 S2, L3 S3, L4 S4, L5 S5 और L6 S6 के माध्यम के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार एक है कि OS1 पर आकर के OS6 पर बिंदु पर आकर के OS6 बिंदु पर आकर के यस कहता है, ये अनुलंब अक्ष के क्या होता है, लंब अक्ष के समानांतर हो जाता है, जहां पर श्रम की पूर्ति लोचपूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है, लोच शून्य हो जाएगी, या लोचदारों के ही हो जाएगी, ये लोच शून्य हो जाएगी। और इसके बाद कोई भी अब रोजगार का स्तर आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं होगी। सो फ्रेंड, एक बताया गया कि इस चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि जब तक एग्रीगेट डिमांड रहेगी, पूर्ति अकॉर्डिंग उसी तरह होती रहेगी, और जैसे ही पूर्ति कम हो जाएगी रोजगार खत्म हो जाएगी, रोजगार देना बंद हो जाएगा। इसलिए एक विवेकशील नियोक्ता प्रभावपूर्ण मांग की स्थिति में सदैव रोजगार देते रहने का प्रयास करता है, देने का प्रयास करता है। अब बात आती है कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति इन दोनों जिस बिंदु पर मिलेंगे वहां पर रोजगार का निर्धारण होगा। सो द थर्ड पॉइंट है प्रभावपूर्ण मांग तथा रोजगार की संतुलन की स्थिति का निर्धारण, इफेक्टिव डिमांड एंड डिटरमिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों मित्रों देखिए, जब तक किन्स महोदय ने कहा, और किन्स का कहना था कि जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति एक दूसरे को बराबर होंगे वहां पर कीमत का निर्धारण होगा, या ये कहिए कि वहां पर कीमत का निर्धारण होगा, संतुलन की स्थिति का निर्धारण होगा, या रोजगार के स्तर का निर्धारण होगा। सो फ्रेंड्स, इस स्थिति में बताया गया है कि जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे वहीं पर यह रोजगार का निर्धारण होगा, डिटरमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
अब तक तो यह बताया गया कि समग्र मांग समग्र पूर्ति को स्पष्ट करने के लिए एक साहसी या नियोक्ता रोजगार देते समय हमेशा रोजगार के प्रत्येक स्तर पर इन दोनों पक्षों पर विशेष रूप से विचार करता है, ध्यान देता है और वो दोनों को बैलेंस बना के चलने का प्रयास करता है। जहां तक समग्र पूर्ति का सवाल है तो एक नियोक्ता इससे कम विक्रय की प्राप्ति पर नियोक्ता रोजगार कभी नहीं देगा, क्योंकि जब उसकी आमद कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो रोजगार देना बंद कर देगा। इसलिए एक नियोक्ता विवेकशील होता है और एक विवेकशील नियोक्ता इस बात पर विशेष रूप से कंसीडर करता है, ध्यान देता है और इस प्रकार वह तब तक रोजगार में वृद्धि करेगा या वृद्धि करता जाएगा जब तक कि समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होगा। मीन्स एग्रीगेट अंटिल एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक जब तक रहेगा तब तक एक विवेकशील नियोक्ता रोजगार को देता रहेगा और इस स्थिति में वो दोनों पक्षों पर विशेष बल देता है। इसलिए कह सकते हैं कि जिस रोजगार के स्तर पर, जिस बिंदु पर समग्र मांग वक्र और समग्र पूर्ति वक्र एक दूसरे के बराबर होंगे, दोस्तों मित्रों, वहीं पर कीमत का निर्धारण होगा। इस बात को समझाने का, कहने का प्रयास सर्वप्रथम प्रोफेसर जेआम जेरार्ड किन्स ने स्पष्ट करने का भरसक प्रयास किया, जिसे दोस्तों मित्रों हम इस फिगर 3 के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, हमेशा इस बात पर एग्रीगेट डिमांड, प्रभावपूर्ण इच्छा और प्रभावपूर्ण समग्र मांग और समग्र पूर्ति जहां पर बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, वहीं पर कीमत का निर्धारण कहिए या रोजगार का निर्धारण और डिटरमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी, संतुलन का निर्धारण होगा। इस बात को इन्होंने इस चित्र में दो रेखा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। दो ओ एक्स अक्ष पर रोजगार का स्तर, जबकि ओ वाई अक्ष पर विक्रय से प्राप्ति को दर्शाने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, यू सी द फिगर्स, इस चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि एएस और एडी, एएस एग्रीगेट सप्लाई और एडी एग्रीगेट डिमांड, द फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। ई बिंदु पर एडी और एएस दोनों बराबर हैं, यानी कीमत का निर्धारण होगा, रोजगार का संतुलन होगा, यानी कि ओएल रोजगार और ईएल के बराबर प्राप्ति हो रही है। और ये बताया कि सबसे पहले मैं देखता हूं कि ईएल बिंदु से पहले OL1 यानी कि जब अधिक होगा, एडी द ग्रेटर देन एएस, इस बिंदु पर OL बिंदु पर OL रोजगार का स्तर पर L1 X1 L0 इज ग्रेटर देन L0 S1। यहां पर इस बिंदु पर L0 पर मांग अधिक है पूर्ति से, लेकिन जैसे ही रोजगार का स्तर बढ़ता है तो OL पर कीमत का निर्धारण होता है, जहां ई बिंदु पर निर्धारण होता है, जहां पर एडी और एएस दोनों एक दूसरे को काटते हैं। यहीं पर रोजगार का निर्धारण है, संतुलन का निर्धारण होता है। लेकिन फ्रेंड्स, रोजगार इस स्थिति में यही इफेक्टिव डिमांड है, ई इज द इफेक्टिव डिमांड, जो यह व्यक्त करता है कि अधिक से अधिक एक नियोक्ता ओएल लेवल तक ही या ओएल रोजगार को ही व्यक्तियों को ही रोजगार देगा, क्योंकि ओएल के बाद एल के बाद वो रोजगार नहीं देगा कि ई बिंदु के बाद, ई बिंदु के दाहिनी तरफ इधर अगर आप बढ़ते हैं, इस तरफ आगे राइट साइड बढ़ने के बाद आप देखेंगे कि एएस इज ग्रेटर देन ईडी, तो क्या होगा कि यहां पर मांग कम हो जाएगी, पूर्ति अधिक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में रोजगार बंद हो जाएगा, रोजगार कम हो जाएगा,
इसलिए एक नियोक्ता जब भी रोजगार देगा तो ओएल के बराबर देगा। किसके बराबर देगा? ओएल के बराबर देगा। और ऐसी अधिक स्थिति में यह दोनों द बोथ आर इक्वल, एएस एंड एडी आर इक्वल इन द ई पॉइंट, ऑन द ई पॉइंट, एंड दैट इज द इफेक्टिव डिमांड। यही प्रभावपूर्ण मांग है। लेकिन अगर आप OL6 पर अगर आप रोजगार चाहने वाले हैं, रोजगार चाहने वाले इच्छुक हैं, लेकिन नियोक्ता रोजगार नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा। और एग्रीगेट डिमांड बढ़ करके नई AD1 रेखा हो जाएगी, यानी E1 बिंदु आएगी, जहां E1 बिंदु पर एएस और एडी दोनों आपस में बराबर होंगे, जहां रोजगार बढ़ करके L6 हो जाएगा, जो L6 के बराबर के पैरेलल दिखा रहा है। यानी अब इस बिंदु पर संतुलन की स्थिति होगी, इफेक्टिव डिमांड यहां होगा। इसलिए सदैव एक नियोक्ता इस बात को भरसक ध्यान में रखते हुए एग्रीगेट डिमांड को सदैव जागृत करने का प्रयास करता है। और जब तक एग्रीगेट डिमांड होगी तब तक लोगों को रोजगार मिलेगी। जैसे ही एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाएगी, एक विवेकशील, समझदार, विवेकशील उत्पादककर्ता या नियोक्ता रोजगार नहीं देगा या रोजगार देना बंद कर देगा। इस बात को प्रोफेसर किन्स ने समझाने का प्रयास किया है। अर्थात उन्होंने कहा कि एएस से जैसी एडी एस से कम हो जाएगा, यहाँ पर इस एल बिंदु के बाद एडी लेस देन एएस एक कम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, रोजगार में वृद्धि नहीं होती है, रोजगार देना बंद कर दिया जाएगा। और एक नियोक्ता सदैव यही कार्य करता है कि सदैव वह अपने फायदा के लिए करता है, नुकसान नहीं देखता है। अरे कभी कभी वो कंडीशन आता है, एक सिचुएशन, द क्रिटिकल कंडीशंस दैट देयर इज नो गेन इन नो लॉस, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द इफेक्टिव डिमांड। यही ई बिंदु है, वो प्रभावपूर्ण मांग की स्थिति है, जहां पर एक नियोक्ता, जहां पर जितनी मांग है उतनी पूर्ति हो रही है, यहाँ बैलेंस की स्थिति है। लेकिन अगर और लोग रोजगार चाहने वाले L6 के बराबर रोजगार चाहने वाले हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी अर्थव्यवस्था को एक्टिव करने के लिए, ग्रो करने के लिए इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। यानी सार्वजनिक व्यय को बढ़ा करके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। और एग्रीगेट डिमांड जैसी एक्टिव हो जाएगी, मांग बढ़ेगी, तो सप्लाई बढ़ेगी। और ये दोनों आकर के E1 बिंदु पर आके दोनों में क्या होगी, वो संतुलन की स्थिति होगी। और जहां पर अब रोजगार का स्तर, अब OL6 के बराबर एक नियोक्ता रोजगार देगा, श्रमिकों को रोजगार देगा। और जहां पर इसी बिंदु पर E1 बिंदु पर रोजगार का निर्धारण होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो फ्रेंड्स, इसे रोजगार के सिद्धांत के विश्लेषण में किन्स ने समग्र पूर्ति फलन को स्थिर माना है। और कहा कि समग्र पूर्ति फलन स्थिर माना है क्योंकि जब स्थिर नहीं होगा, एक वो होगा कि परिवर्तनशील होगी, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, समग्र मांग कम हो जाएगा और इस स्थिति में रोजगार बंद हो जाएगी, यानी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में देश में क्या होगी, अनबैलेंस हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा। जब श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा तो इनकम नहीं होगा, और इनकम नहीं आएगी तो क्या होगा, पर कैपिटा कम हो जाएगी। जब पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी तो राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी, राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी तो देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन कमजोर हो जाएगी। इस स्थिति को उन्होंने, जो इकोनॉमिक्स इनका जो सिद्धांत है वो मंदी से संबंधित सिद्धांत है। किन्स का जो सिद्धांत है वो मंदी से संबंधित सिद्धांत है। और इन्होंने जो 1936 में जो आया था, इनका थॉट एम्प्लॉयमेंट इंटरस्टेटमेंट 1936 में, वो तीसरा का महामंदी से ही उत्पन्न एक सिद्धांत है। तो यह मंदी को काटने के लिए उन्होंने कहा कि पूर्ति को स्थिर मानते हुए समग्र मांग को एक्टिव रखा है, परिवर्तनशील मांगा है। और तब तक यह जारी रहेगा, रोजगार नियोक्ता रोजगार देता रहेगा जब तक समग्र मांग जो है वो एक्टिव रहेगी, वृद्धिमान होगी। इसलिए इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इफेक्टिव डिमांड मतलब अप्रभावपूर्ण मांग बराबर ये कह सकते हैं, कुल आय बराबर कुल व्यय को स्पष्ट करने का इफेक्टिव डिमांड इक्वल टू वाई इक्वल टू सी बोला। वाई मतलब एग्रीगेट समग्र आय और सी मतलब कुल व्यय को दर्शाया है। इनका कहना है कि प्रभावपूर्ण मांग बराबर राष्ट्रीय आय इक्वल टू समग्र व्यय को बताया है। यानी कहा कि देखिए, जो कुल अगर इफेक्टिव डिमांड की बात करेंगे तो बराबर क्या होगा, राष्ट्रीय आय, जितनी नेशनल इनकम आया उतने को हम व्यय करते हैं। ये मानते हैं 90% नहीं व्यय होता है, लेकिन हम उसको व्यय में मान लेते हैं। और इस बात को उन्होंने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया कि यदि हम समग्र उपभोग वस्तुओं के मूल्य को, समग्र व्यय को अगर सी से डिनोट करें
तथा समग्र विनियोग को हम आय से डिनोट करें, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय अगर निकालना होगा तो ये बोलेंगे वाई इक्वल टू सी प्लस आई। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम सी प्लस आई, वाई इक्वल टू सी प्लस आई। वाई मतलब समग्र इनकम हो गया, सी मतलब कुल उपभोग हो गया, और आई मतलब कुल विनियोग हुआ। यानी कह रहा कि जितनी हम साल में गेन करते हैं, आय लाते हैं, उस आय में से जितना हम कुछ तो खाते हैं और कुछ हम लगाते हैं, ये दोनों बराबर वाई होता है। या इन्होंने यह भी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि यदि अगर इससे संतुष्टि नहीं है तो इसको यूं कहें कि यदि कुल सरकारी उपभोग, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय तथा विनियोग को हम जी से प्रदर्शित करें तो इसे हम निम्न सूत्र के द्वारा स्पष्ट करते हैं। क्या करेंगे? y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, मतलब उपभोग व्यय, गवर्नमेंट की उपभोग व्यय, अगर आई में कंजम्पशन, आई में y इक्वल टू कुल समग्र आय, सी इक्वल टू उपभोग, आई इक्वल टू विनियोग और जी इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सबको कह रहा कि टोटल अगर करेंगे, अगर एक इक्वेशन के रूप में स्पष्ट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी के रूप में स्पष्ट किया जाएगा, और यह तब तक जारी रहेगा। और किसी भी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसे जरूरत है, किसी भी गवर्नमेंट को इस तरह के इस स्थिति को बनाए रखना है, तभी सब लोगों को रोजगार मिलेगी, नहीं तो रोजगार से वंचित हो जाएंगे। अच्छा, किसी भी कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उस अर्थव्यवस्था को चलायमान रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए विभागपूर्ण मांग को और प्रभावपूर्ण पूर्ति, प्रभावपूर्ण मांग, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को एक्टिव रखते हुए ही इस किसी भी अर्थव्यवस्था को आप संतुलन में ला सकते हैं, संतुलन में बनाए रख सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप इसे जरूर देखें, जरूर सुने, और जो कमी है वो अगला लेक्चर में हम पुनः लाएंगे। और इस तरह से आप लगातार इस लेक्चर को सुने, बार बार सुने और इसे देखें। हमें लगता है कि यह जरूर आपको टीजीटी और जीआईसी जो प्रवक्ता है उसमें इस तरह से संबंधित आपको एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड आएगा कि कहाँ पर संतुलन होगा, किस सिद्धांत में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई जिस बिंदु पर होती है वहाँ निर्धारित से संबंधित प्रश्न जरूर आता है। आप इसे जरूर देखें और सुने, अपने जीवन उतारें। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक सब्सक्राइब करें, जरूर करें। सो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है वो जरूर आपको आएगा। पीजीटी, टीईटी, जीआईसी, नेट एग्जाम के लिए भी ये स्पेशल टॉपिक है। किन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डॉक्टर विजय सिंह के द्वारा इस लेक्चर को आप जरूर सुने, दिखे। और अगर आप मेरी इस लेक्चर से संतुष्ट हैं तो मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।